हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सीएफटी का मतलब क्या होता है। सीएफटी के साथ हमने ये पढ़ा था कि सीएफटी को ये जो पॉइंट्स बताए थे वो किस प्रकार से एक्सप्लेन किए। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो वीपीटी के जो ड्रॉबैक्स थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड क्या होता है, इनके बारे में नहीं बताया था और वो बताने का काम यहाँ पे सीएफटी ने किया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सीएफटी के लिए इतना सही है। एल में हमको पढ़ना है कि जितने भी हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स को यूज कहाँ पे करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम उनको यूज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो चीज हमारे काम की है ही नहीं उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों। सिंपल सी बात है। तो इफ हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। मतलब जो फोटोग्राफी करते हैं, इस फोटोग्राफी को करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे यूज करेंगे। फोटोग्राफी में ऐसा होता है, नॉर्मली ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। अभी जो कलर यूज करते हैं उसके लिए नहीं होता है, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मन में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जो रील होता है, देखा है आपने, इनिशियली क्या होता था, कैमरा में वो रील आता था एक, ठीक है, उस रील को हम लोग कैमरे के अंदर डालते थे और उसको डेवलप करते थे, वहां से फोटो निकालते थे। तो इनिशियल, आजकल डिजिटल है तो डायरेक्ट हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, पहले ऐसे नहीं होता था। स्क्रीन के अंदर इस प्रकार का एक रील था, उस रील को डाला जाता था और ये जो रील है, इस रील के अंदर ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट को रखा जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, फोटोग्राफिक रील होता है, वो रील बना जाता है AGCL, सॉरी वो बना जाता है AGBR का। क्या किससे बनाया जाता था? AGBR का। और ये जो AGBR होता है, आपने ये भी सुना होगा कि इस रील को आपको ओपन करना है तो इसको डार्क रूम में ही ओपन करते थे, या रेड कलर के लाइट पे उसको यूज मतलब ओपन करते थे। हम नॉर्मली इस रील को ओपन करते हैं तो ये पूरा का पूरा रील खराब हो जाता था। तो मन में क्वेश्चन आता है कि ये रील खराब कैसे होता था और ये रील डेवलप कैसे होता है। ये जो AGBR कॉम्प्लेक्स है, इफ ये AGBR कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम लाइट का रिएक्शन करते हैं, किसका रिएक्शन करते हैं? लाइट का। तो लाइट का रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, दिस AGBR इज कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस हाफ मोल ऑफ Br2, ऐसे। तो ये दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और आपको पता ही है Ag का कलर कौन सा होता है। तो पहले क्या होता था, ये रील जब हम यूज करते थे फोटो निकालने के लिए, तो फोटो डेवलप होने के बाद फोटो के साथ एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप मिलता था। इस ब्लैक कलर के स्ट्रिप में यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव फोटो होता था, जिसको नेगेटिव बोला जाता था, और इस नेगेटिव को यूज करके हम बाद में फिर से फोटो निकाल सकते थे। तो ऐसा कंसेप्ट यूज करते थे ओल्ड में। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफी प्लेट होता था वो AGBR का बना हुआ है, और जैसे हम फोटो निकालते हैं तो कैमरा से जो लाइट आता है वो सामने के ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके वापस वो सेंसर कैप्चर करता है, और जितने एरिया का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है उसके इंटेंसिटी के हिसाब से इस रील के ऊपर एक इमेज को डेवलप करता था। तो जितने रीजन में जिस एरिया का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है वो कैमरा के सेंसर ने क्या किया है, उसको कैप्चर किया है, और उसके हिसाब से ये जो रील है वहां पे उन्होंने क्या किया है, उतने पार्ट का, मतलब जितने पार्ट पे लाइट वापस आया है उतने पार्ट का जो AGBR है, मतलब यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये पूरा का पूरा AGBR का बना हुआ है। तो जितने पार्ट के ऊपर ये लाइट वापस आया है उतने पार्ट का AGBR डिकम्पोज हुआ और कन्वर्ट हो गया Ag और Br2 में। और ये वाला जो Ag रहेगा वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कलर को शो करता है। अब इसमें ऐसा होता है कि इसका हम कलर देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, कलर। तो जितना लाइट वापस आता है सेंसर की तरफ
उसके इंटेंसिटी के हिसाब से वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग मतलब इंटेंसिटी का Ag बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितने पार्ट का इमेज है इतने पार्ट का AgBr डिकम्पोज हुआ, सही है। अब रिमेनिंग पार्ट का जो AgBr है वो एज इट इज है, क्योंकि उतने पार्ट के ऊपर अभी तक कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, और इसीलिए रिमेनिंग पार्ट का जो AgBr है ये रिमेनिंग पार्ट का AgBr अब जैसे के वैसे ऐसे। अब क्या होगा, इफ हम इस फोटो को ऐसे ही बाहर लेके आएंगे तो बाहर लेके आने के बाद क्या होगा, ये जो अनडिकम्पोज AgBr है ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ का भी रिमेनिंग AgBr डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। और इसीलिए क्या करते थे, जो अनडिकम्पोज AgBr है उस अनडिकम्पोज AgBr को निकालने के लिए हाइपो सॉल्यूशन को यूज करते थे। इसको यूज करते थे हाइपो सॉल्यूशन, क्योंकि इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि हमने फोटो निकाला तो वो बोलता था हम 4 दिन के बाद फोटो को वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद उसको डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद आपको आपकी फोटोग्राफ मिल जाएगी। तो वो वॉश करता था, मतलब हाइपो सॉल्यूशन को यूज करता था। अब ये हाइपो सॉल्यूशन को क्यों यूज कर रहा है, हमारा फोटो तो रील के ऊपर है, लेकिन हमारा जितना एरिया है उतने एरिया का ही AgBr डिकम्पोज हुआ है, और अभी इसको लाइट में लेके आएंगे तो बचा हुआ AgBr भी डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा फोटो प्रॉपरली नहीं आएगा। इसीलिए इस रील को डेवलप करने के पहले हमको ये अनडिकम्पोज को निकालना पड़ेगा, और इस अनडिकम्पोज AgBr को निकालने के लिए हम यहाँ पे सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन क्या करता है, वो Ag के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, Ag+ के साथ, और Ag+ के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है Ag इन ब्रैकेट O2H2O3 ओवरऑल चार्ज +1, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सोल्यूबल होता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। तो क्या हुआ, जो अनडिकम्पोज AgBr था उस अनडिकम्पोज AgBr को निकालने के लिए हमने हाइपो कंपाउंड यूज किया, और इस हाइपो कंपाउंड ने क्या किया, Ag के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब जैसे Ag के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला रिएक्शन आगे जाने के लिए Ag+ और Br- होना चाहिए। तो यहाँ का जो Ag+1 था यहाँ पे भी Ag का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल चार्ज -1, यहाँ पे जो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था यहाँ पे भी Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इफ ये Ag+1 से Ag में जाएगा तो ये फोटोग्राफ खराब हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इस Ag+1 को Ag+1 के फॉर्म में ही बाहर निकाला, और इसको बाहर निकालने के लिए इस हाइपो कंपाउंड ने Ag के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इस प्रकार से इनिशियली क्या करते थे, इस फोटोग्राफ को डेवलप करने के लिए क्या करते थे, इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे यूज करते हैं। अब रही बात मेडिसिन की, तो ऐसा कहा जाता है मेडिसिन में भी कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं। कैसे, एक कंपाउंड का नाम है सिस्प्लेटिन, एक कंपाउंड का नाम है सिस्प्लेटिन। इस सिस्प्लेटिन को एंटी कैंसर कंपाउंड करके यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, एंटी कैंसर कंपाउंड करके यूज किया जाता है, मतलब कैंसर के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है। ये जो सिस्प्लेटिन कंपाउंड होता है ये होता है प्लैटिनम इन ब्रैकेट Cl, दिस इज Cl, दिस इज NH3 एंड दिस इज NH3। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्लैटिन, सिस्प्लेटिन। अब प्लैटिन तो आपको पता है, इसको सिस्प्लेटिन क्यों बोला होगा, इसका रीजन बता सकते हो, इसको सिस्प्लेटिन क्यों बोला होगा, इसका रीजन बता सकते हो। इसका सिस्प्लेटिन इसलिए बोला है क्योंकि ये दोनों के दोनों लिगेंड्स जो रहेंगे वो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, और ये आइडेंटिकल लिगेंड्स जब एडजेसेंट साइड पे होते हैं तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं। तो ये जो सिस्प्लेटिन है, इस सिस्प्लेटिन को एंटी कैंसर कंपाउंड करके यूज किया जाता था। तो वैसे ही हमारे पास एक और कंपाउंड है
जिसको हम बोलते हैं EDTA, ओवरऑल चार्ज इज -4। हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज EDTA, जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है -4। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। रिपीट करता हूं मैं, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट और इसका स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डायअमाइन। इसको निकाल देता हूं। So this is CH2 attached to CH2 attached to NH2 attached to NH2. This is इथाइलिन डायअमाइन। इस इथाइलिन डायअमाइन में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास भी 2 बॉन्ड है। यहाँ पे मैं एसीटेट यूज करता हूँ, C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एसीटेट, यहाँ पे यूज करता हूँ H और यहाँ पे यूज करता हूँ H। तो इसका नाम क्या रहेगा? इथाइलिन डायअमाइन डायएसीटेट। इसका नाम क्या रहेगा? इथाइलिन डायअमाइन डायएसीटेट। अब क्या किया मैंने? इस हाइड्रोजन को निकाल लिया, यहाँ पे लगा दिया CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O-। इसका नाम क्या रहेगा? इथाइलिन डायअमाइन 1 2 3 इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। सही है। एक और पॉसिबिलिटी, इफ हम इस H को निकालते हैं, यहाँ पे लगाते हैं CH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O-। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए इथाइलिन डायअमाइन 2 और 2 4। तो इसका नाम रहेगा इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। और ये इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट -1 -2 -3 -4, तो ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो -4 रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो EDTA है, ये EDTA एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए। तो इसका डेंसिटी कितना हो सकता है? कौन कौन डोनर हो सकते हैं? इन दोनों में से एक ही ऑक्सीजन डोनर होगा, ये पता है। इन दोनों में से कोई भी एक ही ऑक्सीजन डोनर का काम कर सकता है। इसके पास एक डोनर है, इसके पास एक डोनर है, इसके पास एक डोनर है। कितने डोनर हो गए? 4। क्या और कोई डोनर बाकी है? क्या और कोई डोनर बाकी है? 4 डोनर तो हो गए। अब 4 डोनर, चारों के 4 रहेंगे और 2 नाइट्रोजन बाकी है, और 2 नाइट्रोजन बाकी है। इसका मतलब EDTA को कहा जाता है इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। कभी कभी ये ओनली 4 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी ये 6 बॉन्ड भी बनाता है। तो इसके लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, वो 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ वो इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट है। इफ EDTA के ऊपर -4 चार्ज है, इसका मतलब वो टेट्रा एसीटेट होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है EDTA -3, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसके पास एक एसीटेट कम है, इसीलिए -3 आएगा, इसीलिए -3 आएगा, अदरवाइज -4 आता। तो नाम दोनों का से EDTA, ये भी EDTA है। वो EDTA इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट है, ये इथाइलिन डायअमाइन ट्राई एसीटेट है। -3 और -2 का फर्क, -3 और -4 का फर्क है। अब इसकी बात करते हैं तो ये 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। वो 6 बना सकता है, 4 बना सकता है, ये 5 बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 नहीं बनाएगा। इफ हम लिखते हैं EDTA, तो इसका चार्ज कितना रहेगा? -2। यहां का हम निकाल देंगे और यहाँ पे H लगाएंगे, इथाइलिन डायअमाइन डायएसीटेट। आप इसका और स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, वो बात छोड़ दो। हाँ, इस EDTA का काम ऐसा है, इफ हमारे बॉडी में लेड चले जाता है, बीच में मैगी के ऊपर बैन आया था, हाँ वो इसी की वजह से आया था, लेड की वजह से। ये लेड जो होता है ये हमारे बॉडी में पॉइजन का काम करता है। तो बीच में ये पता चला था कि जो मैगी होता है, उस मैगी के अंदर लेड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए सरकार ने, फूड डिपार्टमेंट ने क्या किया था, उस मैगी के यूज के ऊपर बैन किया था। तो इसका रीजन था बिकॉज दिस पीपी इज अ पॉइजन। हाँ, खाने के बाद तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो इसका इफेक्ट दिखेगा।
आप बोलोगे सर आपने बोला ये पॉइजन का काम करेगा, हमने उस टाइम पे इतना सारा मैगी खाया था, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये फास्ट पॉइजन है, होगा इफेक्ट लेकिन धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो इस लेड जब हमारे बॉडी में चले जाएगा और ये पीबी के फॉर्म में रहेगा, खुला घूमेगा, फ्री रहेगा, तो ये पॉइजन का काम करेगा। अब ये पीबी फ्री घूम रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पीबी को कॉम्प्लेक्स के अंदर फिट कर देंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में फिट कर देंगे। और जैसे एक बार कॉम्प्लेक्स में फिट हो जाएगा तो वो अपने प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, भूल जाएगा। वो अपने प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, भूल जाएगा। तो इसके पहले ऐसे हुआ था कि हमने क्या बोला था, इस Ag के यहाँ पे प्रॉपर्टी ये Ag प्लस के नहीं शो करेगा, ये AgPr Ag प्लस के प्रॉपर्टी शो कर सकता है, लेकिन एक बार कोई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला जाता है तो वो अपने इनिशियल आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो अभी इसका आइडेंटिटी है कि ये पॉइजन का काम करेगा। तो जब ये लेड इस EDTA के साथ बॉन्ड बनाता है और PB EDTA बनता है, क्या बनता है, इन ब्रैकेट PB EDTA ऐसे, तो अब ये पीबी क्या करेगा, पॉइजन का काम नहीं करेगा। तो जो पीबी पॉइजन का काम कर रहा था उसको पकड़ में रख के उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया इस EDTA ने, जिसके वजह से जो लीड पहले पॉइजन का काम करता था अब वो पॉइजन का काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम एज अ मेडिसिन करके भी क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैटलिस्ट में जो एल्किन होता है, एल्किन का हाइड्रोजनेशन करके हम लोग एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्केन। और इस टाइम पे हम एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं, उसका नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। नाम सुना है विल्किंसन कैटलिस्ट का, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो किसका काम करता है, एक हाइड्रोजनेशन करने का काम करता है। नाम पता है विल्किंसन का, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? अरे नाम सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट एक कंपाउंड है और वही कंपाउंड क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करने का काम करता है। अब ये हाइड्रोजनेशन करने का काम करता है तो इसका नाम आता है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन बाय 3 रोडियम एंड क्लोरीन। ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट एंड दिस कैटलिस्ट इज एक्ट एज अ हाइड्रोजनेशन का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा PH अटैच टू P अटैच टू PH अटैच टू PH, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ऐसे कितने ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, 3। सो यहाँ पे जो रोडियम है, इस रोडियम के साथ 1 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, दिस इज सेकंड ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, this is third triphenyl phosphine and this is chlorine। और इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स में रोडियम जो रहेगा वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से 3 बॉन्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के साथ रहते हैं और एक बॉन्ड जो होता है वो क्लोरीन के साथ होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये विल्किंसन कैटलिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो हम एज ए कैटलिस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भी इनके 3 यूज की बात। अब हम यहाँ पे देखते हैं एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं कैट कंपाउंड्स को। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हैलाइड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे AgCl HgCl2, ठीक है, और साथ में होता है PbCl2। ये नॉर्मली PPT के फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ऐसा है कि यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्लोराइड जो है, सिल्वर के, मर्क्यूरी के और लेड के, ये PPT के फॉर्म में स्टेबल। अब तीनों के तीनों PPT के फॉर्म में, इफ ऐसा होता कि ये लिक्विड के फॉर्म में है और ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो क्या होता, हम लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, मतलब तीनों के तीनों सॉलिड स्टेट में है और मुझे यहां से इस Ag को सेपरेट करना है।
Ag को सेपरेट करना है, एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग कि यहाँ पे कितना Ag रहेगा, तो Ag को सेपरेट करना है। तो अब Ag को सेपरेट करना है इन दोनों से, लेकिन नॉर्मली इन दोनों को सेपरेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि सभी का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, इस AgCl का रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट है मतलब सॉलिड स्टेट में, इनसोल्युबल है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब वो इनसोल्युबल है, इसलिए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हुआ है। तो इस AgCl का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है Ag इन ब्रैकेट NH3/2, ओवरऑल चार्ज इज +1 और यहां पे रहेगा Cl-, ठीक है। तो इन तीनों आयन में से जो AgCl है वही अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बाकी दोनों के दोनों अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं और किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका मतलब इन सभी में से ओनली एक ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। क्या ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है ये वाटर में सोल्यूबल रहेगा या इनसोल्यूबल रहेगा? दिस कॉम्प्लेक्स विल बी सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या लगता है, वाटर में सोल्यूबल होने के लिए कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, या तो वो पोलर होना चाहिए या तो आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों है, इसका मतलब ये वाटर में सोल्यूबल होगा। और इफ ये वाटर में सोल्यूबल होगा तो इसको हम लोग इन दोनों से सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट हो गए तो हमने क्या किया, इस प्रकार से AgCl का हमने एक्सप्रेशन कर दिया। नॉर्मली एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कितना हार्डनेस वाटर में है ये पता लगाना है। तो नॉर्मली जो हार्डनेस होता है वो होता है कैल्शियम +2 के वजह से या तो मैग्नीशियम +2 के कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम Na2 या Na4EDTA के साथ करते हैं, इसके साथ Na4EDTA के साथ। तो ये क्या होता है, EDTA के साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद ये इस Na को ये दोनों के दोनों मेटल रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे कैल्शियम या तो मैग्नीशियम जो रहेगा वो क्या करेगा, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हार्डनेस शो करते थे। इन कैल्शियम और जैसे यहाँ पे Pb क्या करता था, पॉइजनस नेचर शो करता था, इसको कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया, नेचर लूज कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, हार्डनेस को शो करते हैं, तो इसको हमने क्या किया, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया। तो इनका हार्डनेस का नेचर यहाँ जाने के बाद वो लूज कर देंगे, मतलब जो पहले हार्डनेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस करते थे अब वो हार्डनेस ऑफ वाटर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो मेथड देखे थे, एक देखा था मैंने साइनाइड मेथड बताया था और दूसरा हमने कार्बोनिल मेथड देखा था, याद है? ये हमने मेटालर्जी में देखा था, एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और ये दोनों के दोनों प्रोसेस मैंने लीचिंग में बताया था कि जो लीचिंग प्रोसेस होता है उस लीचिंग प्रोसेस में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन करते हैं, ऐसा बताया गया है। लास्ट में बात आती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में Fe होता है, Fe+2, और ये Fe+2 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमने बायोमॉलिक्यूल में देखा था कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सेंटर में जो Fe होता है, ये Fe क्या करता है, उन नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ उस प्रोटीन चेन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में उसके बाद क्लोरोफिल जो होता है, इस क्लोरोफिल में भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कौन करता है, Mg+2, ठीक है। मैंने आपको बोला था सभी मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू एस ब्लॉक। इसका मतलब ये नहीं कि एस ब्लॉक के मेटल्स जो रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एक और विटामिन B12, कौन सा मेटल होता है विटामिन B12 में, कौन सा मेटल होता है विटामिन B12 में, which metal is present in vitamin B12? That will be cobalt+3, that will be cobalt in +3, ठीक है। सो इस प्रकार से these are the applications of complex।
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के एप्लीकेशन हम इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लो। हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल। दैट इज मेटल कार्बोनिल। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल कार्बोनिल क्या होता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये मेटल कार्बोनिल क्या होता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल का मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल कहा जाता है, दिस कार्बोनिल इज एक्ट एज ए लिगेंड। ठीक है, तो जिस कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल एज ए लिगेंड का काम करता है उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है मेटल कार्बोनिल। मतलब क्या होगा इसमें ऐसा होगा, यहाँ पे एक मेटल रहेगा, उस मेटल के साथ n नंबर ऑफ कार्बोनिल रहेंगे और इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग मेटल कार्बोनिल। इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स रहेंगे, कौन से? कार्बोनिल, और इसलिए कहा जाता है इट इज होमोलेप्टिक कंपाउंड। It is homoleptic compound because all ligands are same and that's why it is called as homoleptic। इसका मतलब आई थिंक मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा it show sigma and pi nature। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड का कैरेक्टर भी शो करता है। ठीक है, तो शो सिग्मा एंड पाई नेचर। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मेटल कार्बोनिल, ठीक है, ऐसे ये जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, इस मेटल कार्बोनिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ मेटल कार्बोनिल को हम लोग सिंपल बोलते हैं, सिंपल मेटल कार्बोनिल, और कुछ जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कंबाइंड। अब दोनों में फर्क क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यहाँ पे है निकेल CO/4, ओवरऑल चार्ज इज 0। ठीक है, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, और ये जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रहेगा, सो दिस इज निकेल, दिस इज 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी दिस इज थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन को पहले लिखा है, ऑक्सीजन को बाद में लिखा है। देखो कंफ्यूजन होता है कि कार्बन पहले लिखा है, ऑक्सीजन बाद में लिखा है। ऑक्सीजन भी पेयर दे सकता है, कार्बन भी पेयर दे सकता है, बट कार्बन को पहले लिखा है, इट मींस इधर कार्बन इज एक्ट एज ए डोनर एटम। लिख देता हूं, कार्बन एटम एक्ट एज डोनर। ठीक है, तो इसमें कार्बन डोनर का काम करेगा। तो अब यहाँ पे निकेल ने 4 बॉन्ड बनाया और यहाँ पे ओनली एक ही टाइप के कंपाउंड है और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। मन में क्वेश्चन में आपको एक आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपल और कंबाइन को क्या कहते हैं? सिंपल और कंबाइन को क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mn इन ब्रैकेट CO/5, ओवरऑल चार्ज इज 0। ठीक है, इसका मतलब एक CO एक बॉन्ड बनाता है, 5 CO 5 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 5। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 5, तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? क्या पॉसिबल है ज्योमेट्री? तो यहाँ पे रहेगा Mn, सही है ना? दिस इज 1 CO। ज्योमेट्री कौन सा पॉसिबल है? सेकंड CO, दिस विल बी थर्ड CO, दिस विल बी फोर्थ CO एंड दिस विल बी फिफ्थ CO, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ज्योमेट्री को फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, ये था Mn CO/5, इसमें लिखा जाता है Mn 2 CO/10, ओवरऑल चार्ज इज 0, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जब भी एक से ज्यादा मेटल प्रेजेंट होते हैं तो नॉर्मली मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। तो इसमें होता है Mn अटैच टू Mn, मतलब ऐसे दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ Mn के थ्रू अटैच रहेंगे। देखो Mn CO/5, Mn2 CO/10, इसके डबल हुआ, ये डाइमर के जैसे हुआ।
तो ऐसे दो सिंपल स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे, ऐसे दो सिंपल स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे और वो कंबाइन जो है वो मेटल और मेटल के थ्रू करेंगे। तो उनको कंबाइन किसके थ्रू करेंगे? मेटल और मेटल के थ्रू। और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कंबाइन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, एक सिंपल वाला और दूसरा कंबाइन वाला। कंबाइन वाला सिंपल को कंबाइन करके ही बनता है। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बोला था, दो सॉल्ट को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड। तो उसके लिए हमने दो सॉलिड को कंबाइन किया था, दो सॉल्ट को कंबाइन किया था। यहाँ पे हमने दो सिंपल कंपाउंड को कंबाइन किया है और वहां से हमने कंबाइन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को बनाया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और सभी जगह कार्बोनिल रहेंगे। तो लेफ्ट साइड में 5 और राइट साइड में 5, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर? तो यहां तक क्लियर है सब कुछ? ये है सिंपल और कंबाइंड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब इनको हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इनका काम नहीं है। चलो कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। अब होता ऐसे है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मोस्टली सभी के सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्शन निकेल और आयरन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इफ वो स्टेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स वो जनरली वोलेटाइल होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। वोलेटाइल एंड टॉक्सिक। ये मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? ये हुआ MnCO/5 या ये हुआ Mn2CO/10, ए वाला या बी वाला? विच विल बी मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। क्या हो सकता है? मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड मतलब एक ही न्यूक्लियस। तो इसमें एक ही न्यूक्लियस रहेगा ना, मतलब सेंटर रहेगा। इसमें दो सेंटर रहेंगे क्योंकि हमने ऐसे दो कंपाउंड को कंबाइन करके ये बनाया है। तो इसमें नंबर ऑफ सेंटर विल बी 1, इसमें नंबर ऑफ सेंटर विल बी 2। तो जिसमें एक ही सेंटर रहेगा, एक ही न्यूक्लियस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। क्लियर? These carbonyl compounds are soluble in hydrocarbon. अब ये हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल है, इसका मतलब ये पोलर में सोल्यूबल है या नॉन पोलर में? सो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये नॉन पोलर का काम करता है। सो दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेंगे ये खुद भी नॉन पोलर का काम करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। और कोई चार्ज नहीं आएगा मतलब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, और आयोनिक कंपाउंड नहीं रहेगा तो वाटर के साथ आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, और आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं रहेंगे। सो इफ दिस इज अ बिहेव एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ये पोलर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है और इसीलिए ये पोलर में सोल्यूबल नहीं रहेगा, ये नॉन पोलर में सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, एक ही ऐसा है जो नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं है, एक्सेप्शन। ठीक है, एक ही ऐसा है जो नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं है, हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल नहीं है, दैट इज Fe2CO/9। तो यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल रहेंगे और है। ठीक है, क्लियर?
है कि हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, निकेल CO/4, ओवरऑल चार्ज इज 0। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, CO के ऊपर मतलब निकेल का चार्ज कितना रहेगा यहाँ पे। अब ये मान के चलते हैं कि CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, सो दिस विल बी 0, सो दिस विल बी 0। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल निकेल लिखेंगे। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सो 28, सो दिस विल बी 3D8, 4S2, 4P0 एंड 4D0। ठीक है, ये रीजन नहीं पता होगा तो भी चल सकता है, कुछ काम नहीं है इसका, लेकिन आपको पता होना अच्छी बात है, बाद में कंफ्यूजन होने से अच्छा है। सो दिस इज D, दिस इज S, दिस इज 3p ऑर्बिटल्स एंड 5d ऑर्बिटल्स लाइक दिस वन। ठीक है, अब D के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, S के पास 2 है। अब यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? अरे ऐसा है ना, ये कुछ बेंचेस यहाँ पे, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक बैठा है, यहाँ पे एक बैठा है और यहाँ पे 2 बैठे हैं। और मैंने बोला कि चलो मुझे सिंगल सिंगल नहीं चाहिए, डबल चाहिए, तो क्या होगा, मैं इसको बुलाऊंगा, चलो उठ जाए यहाँ से और यहाँ आके बैठ जा। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं बोलूंगा तो पीछे क्या कर रहा है, चलो यहाँ पे आके बैठ जा। तो जो पेड़ वाला है वो पेड़ भी यहाँ पे आके चला गया। क्यों? क्यों? बीच में जगह खाली है ना, और मैंने बोला जगह बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए, आपको कंटिन्यू में बैठना है। तो फिर ये वाला पेयर यहां से उठ के यहां चला गया, तो ये वाला खाली हो गया। मतलब देखने में लगता है कि थर्ड वाला बेंच खाली होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हुआ कौन सा बेंच? फोर्थ वाला खाली हुआ। समझ गए बात को? एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं फिर से। 4 बेंचेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के ऊपर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब मैंने बोला कि एक बेंच के ऊपर एक नहीं बैठेगा, दोनों बैठने चाहिए और कंटिन्यू में होना चाहिए, बीच में खाली नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, ये वाला अनपेड जो है वो यहाँ पेड हो गया। अब बीच में जगह खाली है, मुझे ये भी नहीं पसंद, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हूं मैं, तो क्या करूंगा, मैं इस पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो देखने में लग रहा था कि थर्ड और बेंच खाली होना चाहिए, बट एक्चुअल में फोर्थ वाला बेंच खाली हो गया। समझ के बात को? सिंपल एग्जांपल था, उस एग्जांपल को यहाँ पे कैसे यूज करना है वो देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड में कंफ्यूजन होता है और इसलिए मैंने यही कंपाउंड सिलेक्ट किया है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस अनपेड को बोलेगा चलो पेड हो जाओ, सही है। अब आप बोलोगे सर क्या होगा, पहला लिगेंड डी में आएगा और दूसरा लिगेंड डायरेक्टली डी में जाएगा? ऐसा नहीं होगा, लिगेंड्स हमेशा कंटिन्यू में आते हैं, लिगेंड्स हमेशा कंटिन्यू में आते हैं, ये यहाँ पे कंटिन्यू में नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलेगा, चलो तू पेयर यहाँ बैठ जा। तो ये वाला 4s का जो पेयर है वो 4s का पेयर कहाँ पे चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो 4s का पेयर कहाँ पे चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए और इधर आ गए। अब s ऑर्बिटल खाली हो गया। अब क्या हो गया, s ऑर्बिटल खाली हो गया। तो आने वाला पहला लिगेंड पहले s में आएगा, दूसरा p में आएगा, तीसरा p में आएगा, चौथा p में आएगा, तो ये बन जाएगा sp3। और इसीलिए मैंने इसको बोला था कि दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। जब मैंने मेटल कार्बोनिल शुरू किया था ना, तो स्टार्टिंग में बोला था कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होता है। तो मन में क्वेश्चन ये भी आया होगा कि सर अभी तक हम जो कॉम्प्लेक्स देखते थे वो मेटल के ऊपर चार्ज आता था, लेकिन मेटल कार्बोनिल में मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो फिर वो s के इलेक्ट्रॉन का करेंगे क्या, तो s के इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि s के इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, और ये शिफ्ट करने का काम ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही करेगा। अब मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर ये काम कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों करता है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि सभी के इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम फ्लोरीन क्यों करता है, कभी तो वो दे सकता है ना।
कभी तो वो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसका साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। यहां पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही इस S के इलेक्ट्रॉन को इजीली P में मतलब D में शिफ्ट कर सकता है, और इसीलिए ऐसा नेचर यहाँ पे शो करता है। सो दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इसीलिए ये इस प्रकार का नेचर यहाँ पे क्या करता है, शो करता है। अब यहाँ पे हमने देखा तो D के पास मेटल का D ऑर्बिटल एम्प्टी था या फील्ड था। अभी के कंपाउंड में मेटल का जो D ऑर्बिटल था वो फील्ड था कि एम्प्टी था, फील्ड था। तो आने वाला पहला लिगेंड जो है वो मेटल के पास ही चला गया, सही है। तो मेटल के पास ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के पास ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो आने वाला लिगेंड जो रहेगा वो दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर। अब व्हाट अबाउट द एमओटी डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओटी डायग्राम क्या हो सकता है, क्या होगा? 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये 6 और ये 8, कितने? 14। मतलब ये पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, ठीक है। अरे समझ में आया? एमओटी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सो ये वाले जो है वो 2s वाले हैं, ये वाले जो है ये 1s वाले हैं, और ये वाले जो है ये 2p वाले हैं, सही है ना? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसलिए अब डीप में नहीं बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऐसा होगा, इफ हम लिखते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी पाई 2px, दिस विल बी पाई 2py, दिस विल बी सिग्मा 2pz, दिस विल बी pi star 2px, this will be pi star 2py, this will be sigma star 2pz, ऐसे, सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एनर्जी लेवल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी है? तो वो है हमारा दिस वन। सो दिस विल बी होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये दोनों के दोनों जो रहेंगे उसको बोलेंगे लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों नाम सुने थे आपने, होमो और लूमो, या पहले बार सुन रहे हैं? होमो और लूमो सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैंने बताया था, मुझे पता है। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑर्बिटल्स खाली है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है या एंटी बॉन्डिंग? कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑर्बिटल्स खाली है वो बॉन्डिंग वाले हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाले हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो बॉन्डिंग वाले तो फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग वाले खाली है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास से s ऑर्बिटल है, मान के चलते हैं S वाला मान के चलते हैं। साथ में इसके पास ये d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो d ऑर्बिटल्स है ये फील्ड वाले हैं, ये d ऑर्बिटल्स कैसे? फील्ड वाले हैं, ठीक है। एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, इधर रहेगा तो इधर नहीं रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है, ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस कार्बन पे यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रहे हैं? रिपीट कर रहा हूं फिर से। इस मेटल के पास एक फील्ड d ऑर्बिटल भी है, और इसके पास एक s ऑर्बिटल एम्प्टी भी है, ठीक है। s भी है, p भी है, मैं s ही निकाल रहा हूँ, एक ही निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है।
इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज -1, दिस इज +1, इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होता है, दिस कार्बन मेक्स बॉन्ड विद दिस मेटल। तो कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दिस शुड बी सिग्मा और पाई बॉन्ड। क्या लगता है? दिस शुड बी सिग्मा और पाई बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड मेटल और कार्बोनिल के बीच में बना है, जिसमें कार्बोनिल ने डोनर का काम किया और मेटल ने एक्सेप्टर का काम किया। अब क्या हुआ, इस कार्बन के पास एक एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है। विच वन? एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल खाली है और इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, ध्यान से देख समझना है। इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है और इस कार्बोनिल के पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो अब क्या होता है, यहां पे मैंने एम्प्टी एक p ऑर्बिटल ड्रॉ किया, दिस इज p ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो एम्प्टी है वो p ही है और p का शेप डम्बल होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है। तो ये मेटल क्या करता है, इस एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, मतलब पहले कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया और उसका कर्व चुकता करने के लिए ये मेटल कार्बोनिल के साथ फिर से बॉन्ड बना रहा है। इट जस्ट लाइक अ बैक बॉन्डिंग, इट जस्ट लाइक अ बैक बॉन्डिंग। सो इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग, सो दिस विल बी बैक बॉन्डिंग। तो कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया। अब आपको लगेगा कि यही पे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ऐसा है क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है उसके पास एंटी बॉन्डिंग में p ऑर्बिटल खाली है, पाई ऑर्बिटल खाली है, इसलिए वो पाई बॉन्ड बना सकता है। इफ सिग्मा ऑर्बिटल खाली होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इस मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल है और इसीलिए इस मेटल ने इस कार्बोनिल के साथ बैक बॉन्डिंग किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सेकंड बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा और पाई, दैट विल बी सिग्मा और पाई। पाई हमेशा दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा रहेगा, दूसरा पाई रहेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें मेटल से कार्बोनिल की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। ठीक है, तो पहले मेटल कार्बोनिल ने मेटल के साथ, मेटल कार्बोनिल के साथ, तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग में ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल है, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है या ओनली मेटल बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने में हेल्प मतलब इनिशिएट कौन कर रहा है, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है या मेटल भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। तो यहां पे इस बॉन्डिंग फॉर्मेशन में दोनों का काम आता है और जब दोनों का इक्वल वेटेज होता है तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जिक इफेक्ट। इसको बैक डोनेशन और बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। इसको बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है और इसको सिनर्जिक इफेक्टिव बोलते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, वन विल बी सिग्मा, सेकंड विल बी पाई, और ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है और इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होने की वजह से इसको सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को सिनर्जिक बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर? तो पहले क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। अब ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड यहीं से बन सकता है, पाई बॉन्ड यहां से भी बन सकता है, पाई बॉन्ड यहां से भी बन सकता है, या तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा या तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, दो में से किसी एक ही साइड से बनेगा, दोनों के मतलब दोनों में से किसी एक ही साइड में बनेगा। इफ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो इधर से नहीं जाएगा, इफ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो यहां से नहीं जाएगा। सो किसी भी एक ही साइड में से क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। हम जो यहाँ पे रूल पढ़ने वाले हैं इस रूल को बोलते हैं EAN रूल। अब ये EAN रूल क्या है,
इसको कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको कहा जाता है सिडविक रूल, क्योंकि सिडविक ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? सिडविक ने इसको बनाया था, और इसलिए हम उसको सिडविक रूल भी बोलते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने ऑक्टेट रूल देखा था, ठीक है। ऑक्टेट रूल में क्या बोला था कि जो कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो स्टेबल, बाकी अनस्टेबल। इसका भी यही कहता है, ये कहता है कि जिस कॉम्प्लेक्स में ग्रुप 0 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 0 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल रहेगा। लेकिन ये बात पहले सही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें वो ग्रुप 0 इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ग्रुप 0 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैं ग्रुप 0 की बात कर रहा हूं, मतलब मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं? कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा? 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं? 36 हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं। सो इतने होते हैं ग्रुप 0 में इलेक्ट्रॉन्स। आवाज आ रहा है? ऑडियो क्लियर? हाँ, ठीक है। तो ग्रुप 0 में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सिडविक ने बोला था कि इफ किसी कॉम्प्लेक्स के पास ग्रुप 0 इतने इलेक्ट्रॉन्स है, सो वो स्टेबल रहेगा, दैट विल बी अनस्टेबल। ये पहले सही था, अभी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन या तो इनसे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 0 ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा या तो कम। मतलब किसी के पास 36 है तो वो स्टेबल है इसके हिसाब से, किसी के पास 35 है या तो 37 है तो वो अनस्टेबल है इसके हिसाब से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 35 वाला भी स्टेबल है, 37 वाला भी स्टेबल है, 34 वाला भी स्टेबल है, ठीक है। तो इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ये पूछा जाता है आपको कि कौन सिडविक रूल को फॉलो करेगा और कौन सिडविक रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो उस टाइम पे आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 18, 34, 18, 36 या तो 54, इनमें से कोई एक होता है, इट मींस वो सिडविक रूल को या EAN रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये EAN रूल है क्या? तो EAN इक्वल्स टू Z माइनस Z ऑफ मेटल, Z मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों के दोनों मेटल की है, ठीक है, या तो मेटल की बोल सकते हैं, प्लस Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये सब कुछ हमको मेटल के हिसाब से फील करना है, इसके हिसाब से मेटल, और फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स हमको काउंट करने हैं। फिर क्या करने हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स हमको काउंट करने हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इफ उसके पास इलेक्ट्रॉन्स इनके इतने ही है, इसका मतलब वो क्या करेगा? इसको फॉलो करेगा। एग्जाम्पल बताता हूं, समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, FeCN/6 ओवरऑल चार्ज -4, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। FeCN/6 ओवरऑल चार्ज -4, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको पूछा, इसके लिए हमको Fe का ढूंढना पड़ेगा, EAN, इसके लिए Fe के लिए। Fe का Z कितना है? Fe का Z कितना है? Fe का Z कितना है? Z will be 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? दिस विल बी -6, so this will be +2, so oxidation state will be +2 प्लस एक CN एक बॉन्ड बनाता है, 1 CN 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 CN 6 बॉन्ड बनाएंगे, सही है, 6 CN 6 बॉन्ड बनाएंगे। जस्ट वेट, ठीक है, पावर चला गया है, पावर कट है, थोड़ा सा वेट कीजिए।
हम देख रहे थे EAN, तो हमने Z को लिख लिया था, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया था। अब एक CN एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 CN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। सही है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। क्लियर? तो कितना वैल्यू आएगा? 26 माइनस 2 प्लस 12, that is 26 minus 10, sorry, plus 10, so that will be 36। इसका मतलब ये सिडविक रूल को फॉलो करता है कि नहीं कर रहा है? ये वाला कंपाउंड सिडविक रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इट फॉलोज। कैसे पता चला? क्योंकि ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ये देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 26 कहां से आ गया? इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। साइन माइनस है तो माइनस का यूज करना है। साथ में 2 × 6 क्यों लिखा? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखता हूं मैं, इन ब्रैकेट Cu इन ब्रैकेट in/2 SO4। आप मुझे बताओ ये वाला कंपाउंड जो रहेगा वो EAN रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला मॉलिक्यूल EAN रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? ओके, लाइट आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेता हूं मैं, दैट इज Cu EAN2 SO4, दिस वन। फॉलो डजंट फॉलो, इतना लिखना है। हो गया कैलकुलेशन? चलो देखते हैं Cu के लिए क्या होगा। Cu के लिए क्या होगा? फॉर Cu, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? क्या होगा? Z क्या होना चाहिए? कितना रहेगा Z? वैल्यू ऑफ Z 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स आर 2 बट इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, और बाइडेंटेड लिगेंड होने का मतलब होता है ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2 × 4, so that will be 29 minus 2 plus 8, so that will be 35. Is it? सही है? इट मीन्स ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज EAN रूल। और इसमें ये बताना था कि EAN रूल कौन फॉलो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इनिशियली भले ही सिडविक ने ये बोला था कि जो फॉलो करेगा वही स्टेबल रहेगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो अनस्टेबल रहेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल है इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है।